हेलो स्टूडेंट, आइए आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को शुरू किया था और हमने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रकाश का परावर्तन को डिस्कस किया था। मैं फिर से आपको बता दूं, आपके कक्षा 10 में 3 विज्ञान है, जिसमें आपका पहला है रासायनिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान, तीसरा भौतिक विज्ञान। तो हमने भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर यानी कि जो कि 10वां चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो हमने उसको स्टार्ट किया है, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और हमने इस टॉपिक को कवर अप कर लिया था। ठीक है, इसके 2 पार्ट, पहले इसकी 2 चैप्टर हुआ करते थे, ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अब एनसीईआरटी वालों ने दोनों को मिक्स करके एक चैप्टर बना दिया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। है उतनी ही चीज़ें पढ़नी, बस खाली चैप्टर 2 के बजाय 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमने पिछली वीडियो में देखा था और हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह यानी कि दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसकी 2 शर्तें, 2 नियम हमने पढ़ा था, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित और जाने वाले को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में जो अभिलंब होता था वो तीनों एक ही तल में होते थे। तल का मतलब एक ही तल में, एक ही ओर होते थे। ठीक है, और हमने दूसरी शर्त इसकी क्या देखी थी कि आपतन कोण जो कि अभिलंब से बना कोण था आई, और परावर्तन कोण अभिलंब से जो बना था जाने वाला आर, वो दोनों बराबर होते हैं। यही 2 शर्तें हमने पढ़ी थी प्रकाश के परावर्तन में। अब आइए आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे हमको मदद करेगा पढ़ने में। तो पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। कक्षा 10 में बेसिक्स एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ लो। कोई घर बनता है तो जैसे नींव होती है ना, तो ये नींव का काम करेगा सब कुछ। तो मैं आज बेसिक्स चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत काम देंगी। समझ लो, आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो समझ लो कि बहुत तेज़ी से आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो ये बेसिक्स हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी आप हमारी वीडियोस को अगर पता है आपको तो आप इतना पोर्शन स्किप करके देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप देखिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बताऊँगा मैं कि जो आपने शायद ही ना पढ़ी हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होती है, तो जल्दी से बताता हूँ। जब कोई किरण किसी वस्तु से चलती है, जैसे मान लो हमने कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे ये वस्तु है। जब कोई किरण किसी वस्तु से चलती है, मतलब हमने यहाँ से टकरा कर कोई किरण चली और किसी चीज़ से टकराई, मान लो यहाँ पे कोई दर्पण है, ऐसे किसी चीज़ से टकराई, और टकराने के बाद जब वह किसी, जैसे यहाँ पे एक ही किरण तो जाएगी नहीं, बहुत सारी किरण ऐसे जा रही हैं, बहुत सारी किरण ऐसे जाती रहेंगी, बहुत सारी किरण जा रही हैं, तो वो सभी इस पर से टकरा रही हैं। बहुत कुछ ऐसे बाहर निकल जा रही हैं, कुछ इधर भी जा रही हैं, सब तरफ जा रही है। तो मान लेते हैं जो इधर गई 2-3 किरणों को बना लेते हैं, क्योंकि ढेर सारी किरणें बनाएंगे तो कैसे समझेंगे, क्योंकि हमें समझना है, इसलिए 2-3 किरणों को बना लेते हैं। बहुत सारी किरणें तो निकल रही हैं, वो तो हमको भी पता है, तो 1-2 किरणों को बना लेते हैं। मान लो एक किरण कोई गई किसी दर्पण से या फिर किसी भी चीज़ से, ऐसी सतह है वो, जिससे टकराने के बाद प्रकाश वापस आ रहा है। तो जब इस पर से टकराई और इधर चली गई, मान लो, अभी हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपली हम प्रतिबिंब को डिस्कस करें कि प्रतिबिंब क्या होता है, बस इतना बता रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे, हमारी यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से कोई प्रतिबिंब चली, कोई किरण चली प्रकाश की और इधर से निकल गई, और दूसरी किरण इसको टकराने के बाद जहाँ कहीं मिली किसी दूसरे से, फिर से जो आ रही है यहाँ से किरण, उससे जैसे ही मिली, जहाँ कहीं मिलती है वहीं पे हमारा क्या बनती है? इमेज बनती है। वहीं पे क्या बनती है? इमेज, मतलब प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है। जरूरी नहीं है कि यहीं बने, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब कोई वस्तु, आप इसकी डिफिनीशन नोट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ मुझसे, आप इसकी डिफिनीशन लिख लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें उस पर कमेंट में कर देना, जिससे मैं आपको नोट्स दे सकूं। बता दूंगा अगली वीडियो में कि कहाँ आपको नोट्स मिलेंगी। ठीक है, तो इसको समझा देता हूँ, समझ गए होंगे आप इसकी थियरी लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है और किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर, जब यानी कि परावर्तक सतह से टकराकर वापस आती है और फिर जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वह दूसरा बिंदु जो होता है वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है।
ठीक है, ये आप स्टेटमेंट में लिख लेना, थियरी में लिख लेना, किसके, प्रतिबिंब के। अच्छा चलिए फिर प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन भैया एक बात बताओ जरा, प्रतिबिंब क्या एक ही तरह का होता है? नहीं, प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। प्रतिबिंब टाइप कितने हैं? दो टाइप हैं। नंबर एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तव यानी कि रियल, वास्तविक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, आभास होगा, मतलब बनेगा नहीं असल में वहां पे, सिर्फ हमको, हमारी आंखों को ऐसा आभास होगा कि वहां पर प्रतिबिंब बना है, तो उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ये बेसिक्स चल रहे हैं अभी, याद रहे। मैंने एक ही टॉपिक अभी बढ़िया से पढ़ाया है, जो कि प्रकाश का परावर्तन था, क्योंकि उसको पढ़ाना था, क्योंकि पहला ही टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको पढ़ा दिया। अब हम बेसिक्स को पढ़ाएंगे, ताकि हमको प्रकाश के परावर्तन की कई सारे प्रकार के परावर्तन के नियम के साथ साथ उसके कई सारे दर्पण पर यूज है, हमारे आपके सिलेबस में है। प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए प्रतिबिंब को डिस्कस कर रहे हैं। ये सब प्रतिबिंब के बनने के लिए हम उसकी नींव भर रहे हैं, ताकि आप प्रतिबिंब की बना सकें अच्छे से। आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। नोट कर लेना आप, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप जान गए प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे दर्पणों के बारे में, कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, आइए हम दर्पण के बारे में डिस्कस करते हैं। दर्पण, दर्पण क्या होता है? बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक्स है, ये सब चल रहा है। बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, क्योंकि आप 10th में अभी इतने बेसिक्स आपको तेज नहीं होंगे आपके। मिरर, दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मैं इसकी इंग्लिश भी बताते चल रहा हूँ, याद रहे, इंग्लिश जान लीजिए आप, क्योंकि आपका यूज आएगा, आपको पता चलेगा। आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये इंग्लिश का यूज क्या है। मतलब आपको हिंदी में जो है, हिंदी जानिए है, साथ साथ उसकी इंग्लिश भी जानते रहिए, कम से कम इसके नाम तो जानते ही रहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं दर्पण को इंग्लिश में, तो पता ही होगा आपको, छोटी सी चीज़ है। तो दर्पण क्या होता है पहले ये बताएंगे। जिस चीज से हमने भी प्रतिबिंब बनाया था, तो जिससे परावर्तन होता है उसी को तो दर्पण बोलते हैं। जिससे किसी वस्तु का परावर्तन होता है उसे दर्पण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। जिससे किसी प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे परावर्तन होता है उसे दर्पण बोलते हैं, ठीक है। दर्पण की आप उसको स्टेटमेंट में लिख लेना, दर्पण की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्पण कितने टाइप का होता है? तो ये भी दो टाइप का होता है। एक दर्पण होता है आपका समतल दर्पण, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो डिस्कस करूंगा, जो कि विकल्पीय क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दर्पण दो तरीके का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर यानी कि, और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, वो है गोलीय दर्पण। आपको गोलीय दर्पण पढ़ना है, समतल दर्पण क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि समतल दर्पण का यूज ज़्यादा नहीं है। हमको जो भी पढ़ना है आपके सिलेबस में गोलीय दर्पण है, इसलिए गोलीय दर्पण को पढ़ना है। समतल दर्पण के बारे में एक विकल्पीय क्वेश्चन बहुत मशहूर है, बहुत आता है पेपर में। क्या आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अभी मैंने बताया नहीं फोकस दूरी क्या होता है, मैं बताऊंगा फोकस दूरी क्या होता है, लेकिन समतल दर्पण क्योंकि यहीं पे छूट जाएगा, हम गोलीय दर्पण को लेके आगे चलेंगे। गोलीय दर्पण हमको पढ़ना है इस आपके सिलेबस में, तो गोलीय दर्पण को लेके आगे चलेंगे।
समतल दर्पण यहीं पे छूट जाने वाला है, इसलिए मैं फोकस दूरी में वहाँ पे जब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी डिस्कस करूँगा तो आपको फोकस दूरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती कितनी है। तो आपको आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं बता दे रहा हूँ। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक वर्ड याद करना है, एक शब्द याद करना है, अनंत। और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। टिक लगाने वाले में बहुत आता है ये। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मैं साथ साथ ये भी बताते चलूंगा कि कौन से लेवल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, कौन सा स्टेटमेंट किस लेवल का है। मैं सब कुछ एग्जाम की चीज़ें भी इसी सिलेबस के साथ साथ डिस्कस करते चलूंगा, क्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं पेपर के समय बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस तो लाऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं लेके आता रहूँगा, बीच बीच में बताता रहूँगा मैं बीच बीच में क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, डिस्कस करता रहूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रतिबिंब क्या होता है, और प्रतिबिंब के दो प्रकार के होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। हमने दर्पण को डिस्कस किया। दर्पण 2 तरीके का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण को लेकर आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े से में ही निपटा दे रहा हूँ सबको। अगली वीडियो में हम गोलीय दर्पण से आगे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, और गोलीय दर्पण के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, वरना मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे अगली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।